नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का मॉर्निंग शो नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के गुजरात दौरे का। आज तीसरा दिन है। आज पीएम मोदी की 3 चुनावी रैलियां सुरेंद्रनगर, जंबूसर और नवासारी में चुनावी जनसभा होनी है और आज चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो आज गुजरात में चुनाव प्रचार का तीसरा दिन, जहां प्रधानमंत्री तीसरे दिन आज चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो लगातार गुजरात चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनावी जनसभाएं और चुनाव प्रचार भी तेजी से हो रहा है। चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, तीनों ही पार्टियां लगातार जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। तो वही प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा करते हुए आज तीसरा दिन है उनका। तो गुजरात चुनाव की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है, क्योंकि उनका गृह राज्य भी है और बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव हो जाता है। सुरेंद्रनगर, जंबूसर में ये चुनावी जनसभा होगी, जहां प्रधानमंत्री पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज पीएम मोदी का 3 चुनावी रैलियां रहने वाली हैं और बेहद महत्वपूर्ण ये रैलियां सुरेंद्रनगर, जंबूसर और नवासारी में ये चुनावी सभा। तो कल जिस तरह से सोमनाथ में ये पूरा चुनाव प्रचार देखने को मिला था, लगातार एक के बाद एक चुनावी जनसभा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तो कल सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे, जहां पर शिव का आशीर्वाद लेकर चुनावी जनसभा को आगे बढ़ाया था। तो कल दूसरा दिन था और आज तीसरा दिन है। तो लगातार एक के बाद एक चुनावी जनसभाएं गुजरात में हो रही है। सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। तो वहीं आज गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम आज 3 जगहों पर करेंगे जनसभा। छोटा उदयपुर, खेड़ा और पोरबंदर में ये चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। तो गुजरात चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक है सीएम योगी और इसीलिए आज चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो एक बेहद महत्वपूर्ण चेहरा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य प्रदेश हो, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, हर जगह सीएम योगी आदित्यनाथ को बेहद पसंद किया जाता है। और जब भी चुनाव हो या फिर ऐसे कोई भी कार्यक्रम हो, सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। तो गुजरात में भी चुनावी जनसभा करते हुए स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया नजर आएंगे और जिस तरह से उनकी छवि है, उस छवि को लेकर कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ते हुए चुनाव प्रचार में और अलग अलग प्रदेशों में उन्हें हर कोई देखना सुनना भी पसंद करता है। तो आज गुजरात चुनाव के प्रचार में सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आने वाले हैं। स्टार प्रचारक है सीएम योगी। आज 3 जगहों पर जनसभा करेंगे। तो छोटा उदयपुर, खेड़ा और पोरबंदर ये वो जगह है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि लखनऊ से रवाना होंगे गुजरात के लिए और ये तीनों जगहों पर चुनावी जनसभा करेंगे। कहीं ना कहीं हर कोई अब गुजरात में उन्हें सुनना चाहता है, देखना चाहता है और एक बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, गुजरात के रण में आज सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। चुनावी जनसभा है, क्या कुछ पूरा महत्वपूर्ण उनका कार्यक्रम रहने वाला है? कितने बजे लखनऊ से रवाना होंगे?
बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो या फिर गुजरात में चुनाव हो, बिहार में हो या फिर पश्चिम बंगाल में, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद किसी लीडर को अगर तवज्जो देती सबसे ज़्यादा, वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। कहीं न कहीं इनकी स्वच्छ छवि है, जो कहीं न कहीं इनका वक्तव्यता के साथ में भाषण है, इसको लोग सुनना पसंद करते हैं। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तमाम कार्यक्रम लगाए गए, लगातार वहाँ पर दौरे करते रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहाँ पर जनसभाएं करते रहे। अब गुजरात की बारी है। गुजरात में को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी संजीदा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह प्रदेश है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो मॉडल पूरे देश में दिखाया जाता था गुजरात का, वो सुपर हिट साबित हो रहा है कि नहीं, इसको लेकर के भी अगर ये चुनाव में गड़बड़ी कुछ होती है तो निश्चित तौर पर वो मॉडल फेल होगा। तो इसको लेकर के पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी झोंकने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री खुद लगातार जो है चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह लगे हुए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कमाल संभाल ली। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले गए थे, वहां पर बाकायदा प्रचार किया। तो आज फिर 3 जिलों का में जो है चुनाव प्रचार करेंगे, जिसमें छोटा उदयपुर, खेड़ा और पोरबंदर जिले शामिल हैं। तकरीबन 11:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से रवाना होंगे और सीधे जो है गुजरात पहुंचेंगे। बाकायदा वहां पर 3 जिलों का दौरे, ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं अब अपने आप में खुद मॉडल बन चुका है। क्योंकि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे या फिर 2014 के बाद कहीं पर भी चुनाव हो रहे थे, तो लगातार दिखाया जा रहा था कि गुजरात मॉडल किस तरीके से हिट हुआ, गुजरात में किस तरह के डेवलप किया गया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पास भी बहुत कुछ बताने के लिए है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था पर अपना राज कायम किया, किस तरीके से जो डेवलपमेंट के रास्ते थे वो खोले। जो विदेशी निवेश हो या फिर देश का किसी भी अन्य व्यक्ति का निवेश हो, उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहा है। जो इन्वेस्टर समिट लगातार हो रही है। इसके अलावा अभी एक बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में होनी है, जिसको लेकर के तैयारी शुरू हो गई है और तमाम उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, विदेशों में जाने वाले हैं। निश्चित तौर पर जो ये मॉडल हिट हो रहा है उत्तर प्रदेश का, कहीं ना कहीं जब ये इसका जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मंच से करेंगे, तो कहीं ना कहीं वहां की जो जनता है वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सकती है। हालांकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी हिंदुत्ववादी जो छवि है वो कहीं ना कहीं वो भी काफी निखर के बोलती है। क्योंकि अगर लोगों से की माने तो सबसे ज्यादा जो उनकी स्पष्ट बोलने का तरीका है, हिंदुत्व के मुद्दे पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करती। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के तमाम जो प्रदेश हैं उनके लोग वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री का बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा है। 3 जिलों की जो विधानसभाएं होंगी, वहाँ अपने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उनके लिए चुनावी प्रचार करेंगे। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया कि मुख्यमंत्री ने जिन सीटों पर प्रचार किया, उसमें से 70 से 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सीट पर मुख्यमंत्री को लगाया जाता है वो सीट भारतीय जनता पार्टी की टफ मानी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी देख चुकी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कारनामा कैसा रहा, उन्होंने किस तरीके से आज जो कठिन सीटें थी उनको भी आसान कर दिया। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुजरात पहुंचेंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के महाराज सिंह डिग्री कॉलेज मैदान पर निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। इससे पहले सीएम योगी ने शहरी आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मकान की चाबी भी दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10 पात्रों को प्रमाण पत्र दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 145 करोड़ रुपए की 243 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मंच से अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि सहारनपुर शामली मार्ग लगभग पूरा हो चुका है। सहारनपुर से देहरादून मार्ग 1200 करोड़ रुपए से निर्मित मार्ग देश के बेहतरीन मार्गों के रूप में अपना योगदान दे रहा है। कहा कि सहारनपुर की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। बहुत शीघ्र सहारनपुर के व्यापारियों नागरिकों को राहत मिली है। 2017 से पहले मुजफ्फरनगर आने में 2 घंटे लगते थे। हमने इस पर 753 करोड़ रुपए तक की इस दूरी को कम किया है और अब मुजफ्फरपुर से सहारनपुर की दूरी 45 मिनट की रह गई है। हमने विकास में कोई भेदभाव नहीं किया। आज प्रदेश दंगों से मुक्त हो चुका है। आज उस प्रदेश में पलायन नहीं है। आज उस प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को
प्राप्त करते हुए निवेश के सबसे अच्छे देश के गंतव्य में से एक बन करके दुनिया के निवेश को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और भाइयों बहनों, विकास की परियोजनाओं के बारे में भी यहां जब चर्चा हो रही थी, मैं यहां देख रहा था कि यहां पर आज तो हम लोगों ने केवल कुछ योजनाओं का शिलान्यास यहां पर किया, लेकिन आप इस बारे में जानते हैं कि चुनाव के ठीक पहले हम लोग जब यहां आए थे, विधानसभा चुनाव के पहले मां शाकंभरी के नाम पर यहां पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया और विश्वविद्यालय यहां पर प्रारंभ भी हो चुका है। सहारनपुर की कनेक्टिविटी, हमने सरसावा एयरपोर्ट में लैंड एक्वायर करके दे दी है, कार्य प्रारंभ हो चुका है और आप देखना बहुत शीघ्र सहारनपुर भी देश और दुनिया के साथ एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा और सहारनपुर से जाने वाले उद्योगपतियों, व्यापारियों और नागरिकों को, यद्यपि आपकी तो सड़क की जो कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी हो गई है। 2017 के पहले क्या था, मुजफ्फरनगर से सहारनपुर आने में 2 घंटे लगते थे। ऐसे ही सहारनपुर से शामली मार्ग और सहारनपुर से देहरादून का मार्ग की भी दुर्गति थी। भाइयों बहनों, मुजफ्फरनगर सहारनपुर मार्ग पर हम लोगों ने 753 करोड़ रुपए खर्च किए और अब यह दूरी 2 घंटे से घटकर के मात्र 45 मिनट रह गई है। 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, उन्हीं सब बातों को कहने के लिए आज मैं आया हूं। राजनीति के जो सबसे खराब पहलू है वह है कि पिछली सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले जिन लोगों ने प्रदेश में शासन किया, उनकी राजनीति परिवारवाद तक सीमित थी, भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुकी थी। परिवारवाद के नाम पर उन्होंने प्रदेश के नौजवानों के साथ, अन्नदाता किसानों के साथ, व्यापारी बंधुओं के साथ में, उद्यमियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, राजनीति का अपराधीकरण किया और अपराधियों का राजनीतिकरण करने का पाप भी किया था। और वही कारण था कि प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था। जिन लोगों ने पहले से निवेश किया था वे प्रदेश से पलायन कर रहे थे। केराना और कांदला जैसी घटनाएं प्रदेश में होती थी। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में जो निवेशक था, जो व्यापारी था, जो उद्यमी था, जो कभी सपा के समय में भाग चुका था, आज वो वापस उत्तर प्रदेश के अंदर वापस आ चुका है। हां, अपराधी प्रदेश छोड़कर के भाग रहा। बढ़ेंगे आगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही, जहां यूपी में 8 IAS अफसरों का तबादला हुआ है। महेंद्र सिंह विशेष सचिव गृह बनाए गए हैं, तो रेणु तिवारी अपर आयुक्त ग्राम विकास, शेषनाथ विशेष सचिव चीनी उद्योग गन्ना विकास, तो अरुण प्रकाश विशेष सचिव MSME विभाग, खादी ग्रामोदय CEO का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही योगेश कुमार विशेष सचिव कृषि उत्पादन शाखा और TK शिबू अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद सुनील कुमार वर्मा विशेष सचिव गृह कृषि उत्पादन शाखा, तो अनुराग पटेल विशेष सचिव राजस्व विभाग अपर आयुक्त चकबंदी का भी मिला है चार्ज। तो ये एक बड़ा फेरबदल तबादले देखने को मिले हैं। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, यूपी में 8 IAS अफसरों के तबादले हुए हैं, एक बड़ा फेरबदल और ये तबादले देखने को मिले हैं। बिल्कुल, कल देर रात 8 IAS अधिकारियों के उत्तर प्रदेश में तबादले किए गए, जिसमें महेंद्र सिंह को विशेष सचिव गृह बनाया गया। इसके अलावा बात करें, रेणु तिवारी को जो है आयुक्त ग्राम विकास की जिम्मेदारी दी गई। दूसरी ओर बात करें, शेषनाथ हैं विशेष सचिव चीनी ग्राम गन्ना उद्योग विकास बनाए गए हैं। इसके अलावा बात करें अगर अरुण कुमार विशेष सचिव MSME जैसी जिम्मेदारी दी गई है। योगेश कुमार विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा बनाए गए हैं। ये 5 नाम हैं, लेकिन इनके बाद 3 नाम जो आते हैं वो उसमें आते हैं सुनील
सुनील कुमार वर्मा, टीके सिबू और इसके अलावा बात करें अनुराग पटेल, ये तीनों अधिकारी प्रतीक्षारत थे। अगर बात करें टीके सिबू की तो ये जो है डीएम रहते हुए इनको सस्पेंड किया गया था। अगर बात करें सुनील कुमार वर्मा की तो ये औरैया डीएम थे, उस समय सस्पेंड किए गए थे और दोनों अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अगर बात करें अनुराग पटेल की तो बांदा डीएम रहते हुए इनको हटाया गया था, उसके बाद प्रतीक्षा में रद्द कर दिए गए थे, वेटिंग में डाल दिए गए थे। निश्चित तौर पर अब तीनों इन अधिकारियों को भी जो है नई पोस्टिंग मिल गई, जिसमें से टीके सिबू को अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त राजस्व परिषद बनाया गया। इसके अलावा सुनील कुमार वर्मा को विशेष सचिव कृषि उत्पादन शुल्क आयुक्त शाखा बनाया गया। इसके अलावा अनुराग पटेल को विशेष सचिव राजस्व विभाग बनाया गया। निश्चित तौर पर तीनों अधिकारी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अगर टीके सिबू की बात करें, सुनील कुमार वर्मा को भी कुछ दिन पहले ही बहाल हुए थे और उसके बाद अब नई तैनाती उनको मिल गई। जी बिल्कुल अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो ये बड़े तबादले किए गए हैं, 8 आईएएस अफसरों की ये तबादले हुए हैं। बढ़ेंगे आगे। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने दिया है निमंत्रण। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को पत्र लिखकर निमंत्रण। 13 देशों के औद्योगिक मंत्रियों को आने का ये निमंत्रण दिया गया है। यूएई, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका को पत्र। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए होगा ऐतिहासिक। यूपी में इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद अनुकूल परिस्थितियों का किया गया जिक्र। तो यूपी को औद्योगिक विकास नीति 2022-23 की भी जानकारी दी गई। तो आपको बता दें कि फरवरी में ये इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है और इससे पहले लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से देश विदेश के इन्वेस्टर्स को उत्तर प्रदेश में लाया जाए और इसीलिए कहीं ना कहीं मंत्रियों और आईएएस का विदेशों में जाने का सिलसिला भी शुरू दिसंबर में होगा और जहां पर तमाम उत्तर प्रदेश की चीज़ों का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही देखिए नंदगोपाल नंदी जो निमंत्रण भेजा है कई देशों के औद्योगिक मंत्रियों को, 13 देशों के ये औद्योगिक मंत्री हैं जिन्हें निमंत्रण भेजा गया है। तो यूएई, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका को ये पत्र लिखा गया है और इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने का ये निमंत्रण। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज रामपुर दौरा। आज सुबह 11:30 बजे रामपुर पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी। रामपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। तो बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। तो आज रामपुर पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि रामपुर में जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं उसके बाद कहीं ना कहीं रामपुर को गढ़ बनाने में बीजेपी लगी हुई है। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को भी संबोधित करते हुए भूपेंद्र चौधरी नजर आएंगे। तो संगठन को लगातार मजबूत करते हुए आगे आने वाले उपचुनावों को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर और 2024 की तैयारियों को लेकर लगातार संगठन जुटा हुआ है। और इसी बीच रामपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे भूपेंद्र चौधरी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज रामपुर दौरा रहने वाला है। तो इस दौरे में संगठन के कई अधिकारियों से बातचीत भी हो सकती है। इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे भूपेंद्र चौधरी। पिछले 6 सालों से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हालांकि ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह यादव के निधन ने परिवार को फिर से एक कर दिया है। अखिलेश यादव पर जुबानी हमला करने वाले चाचा शिवपाल यादव कुछ दिन पहले अखिलेश और डिंपल यादव के साथ दिखे थे। अब मैनपुरी उपचुनाव के प्रचार के दौरान दोनों नेता एक मंच पर एक साथ आए। इतना ही नहीं, कई बार एक दूसरे को नजरअंदाज कर जाने वाले नेताओं के बीच नई केमिस्ट्री भी दिखी। अखिलेश यादव ने मंच पर ही अपने चाचा शिवपाल यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि मैनपुरी सीट पर 27 सालों से समाजवादी पार्टी परिवार के नेताओं का कब्जा रहा है। मुलायम सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। अखिलेश यादव ने यहां परिवार का वर्चस्व बरकरार रखने के लिए अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव में उतारा है। इसी सिलसिले में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। होकर के ही लौटना पड़ता है।
रेस्पेक्ट देना ही पड़ता है। सरकार का कोई नौकरशाही पर कोई पकड़ नहीं है। यहाँ के मंत्रियों से लेकर के अगर उन्होंने सिफारिश कर दी, एमएलए ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर सिफारिश कर दी, तो फिर रिश्वत और बढ़ जाती है, क्योंकि उनका बंटवारा पर उनको भी देना पड़ता है। तो ये बेईमान सरकार है, इसलिए तो ये काम हो रहे हैं। और हम पूछना चाहते हैं यहाँ पर जसमत नगर के चारों ब्लॉक में, बताइए भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, सड़क से लेकर के, ट्यूबवेल से लेकर के, बिजली से लेकर के, बताओ कोई काम हुआ है? तो आपकी जिम्मेदारी है कि पुराना जो विधानसभा वाला रिकॉर्ड है वो आपको तोड़ना है। एक हो जाओ, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने यहाँ के जिम्मेदार कार्यकर्ता नेताओं को बुला करके इस महत्वपूर्ण चुनाव में अपील करने का काम किया है। आने वाले चुनाव में जो 5 तारीख को होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बातें पहले भी कही जा चुकी हैं और बाद में भी कही जाएंगी। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये विशेष परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है। हमें आपको किसी को नहीं पता था कि हमारे और आपके ऊपर ऐसा चुनाव आ जाएगा और नेताजी हमारे बीच में नहीं रहेंगे। ये ऐसा पहला चुनाव है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है। इस चुनाव को पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की निगाह इस चुनाव में है कि आखिरकार इस चुनाव में फैसला जनता क्या लेगी। और आज मैं ये कह सकता हूं कि पूरा देश देखेगा कि ऐतिहासिक जीत से इस बार समाजवादी पार्टी यहां से जीतने जा रही है। मैं बुलंदशहर के सियाना नवीन मंडी पर एक कर्मचारी का व्यापारी से रुपए लेने का आरोप है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो मंडी परिसर में स्थित एक गुड गल्ले की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे का बताया जा रहा है। व्यापारी से मंडी कर्मी के रिश्वत लेने का बताया जा रहा है। नवीन मंडी के कर्मचारी का कहना है कि वसूलने का रसीद मेरे पास है। हालांकि मंडी कर्मचारी का कहना है कि मेरी छवि को धूमिल कर रहा है। तो मंडी कर्मचारी पर व्यापारी से आरती जी हमारे बने अध्यक्ष हैं अपना, यहाँ मंडी समिति सियाना के अपना, उनकी मैंने रसीद काटी है ये अपना 1649/51। तो उसमें कुल जो धनराशि है 83,718 की है, जिन पर जो हमारा सरकारी पैसा था। तो उसमें से इनके 15,000 रुपये मेरे अपना बकाया रह गए थे, उधार बोले 2-4 दिन बाद दे देंगे बाद में अपना। और जब भी मैंने इन लोगों से पैसे के लेकर अपने 15,000 रुपये दे दीजिए, तो ये बार बार अपना अध्यक्ष पद का दबाव अपना मुझ पर बनाने लगे अपना। और इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले मुझे खाली 5600 रुपये दिए हैं इन्होंने, और बाकी अभी और मेरे बकाया हैं। कितने रुपये बकाया? मेरे 15,000 रुपये इन पर बकाया थे अपना रसीद के, और 83,718 की रसीद कटी थी इनकी, गणेश जी की। ये मंडी के अध्यक्ष हैं, बार बार अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपना। बोले कि मैं नहीं दूंगा। मैंने कि नहीं, आपको ये सरकारी पैसा ही आपको जमा करना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा आपको मुझे। इस वीडियो के विषय में क्या कहना है, ये कितनी सच्चाई है वीडियो में? इसमें सर पूर्ण रूप से गलत है। पैसा लिया है हमने अपना, लेकिन पैसा जो लिया है वो रसीद का लिया है। रसीद कटी हुई थी, जो उसका बकाया रह गया था, उस रसीद का पैसा हमने लिया है। तो लोग वायरल कर रहे हैं वीडियो, इस पर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? मेरा तो एक है, मेरा जो पक्ष है वो मेरा आप कर दें, और मैं अपनी जगह सही हूँ। मैंने जो सरकारी कार्य करा है, मैंने कोई वैसा कार्य नहीं करा और सरकार का पैसा वसूल करा। ये मेरा वो सेवनार कटी हुई है सर।
वहीं स्वास्थ्य विभाग की बदहाली आई सामने। बीमार बुजुर्ग मरीज को नहीं मिला एम्बुलेंस। परिजन ठेले पर मरीज को लेकर जाने को हुए विवश, तो ठेले पर बीमार बुजुर्ग ने रास्ते में तोड़ा दम। सीएससी डॉक्टरों ने बुजुर्ग को किया मृत घोषित। शव को ठेले पर ही वापस ले गए परिजन। डुब्बा थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां मरीज को एम्बुलेंस न मिलने से किस तरह ठेले से अस्पताल लेकर वापस भी आए परिजन। तो बीमार बुजुर्ग ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सीएससी के डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित किया। तो मरने के बाद भी नसीब नहीं हुआ एम्बुलेंस और ठेले पर ही परिजन वापस लेते हुए। चलिए, नमस्ते यूपी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।